खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मोदी सरकार 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर इल्लीगल तरीके से देश में रह रहे तकरीबन 40,000 रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस म्यांमार भेजने के प्लान का खुलासा करने जा रही। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आज यह साफ कर दिया। इससे पहले दाखिल हलफनामे में कोर्ट में सरकार ने कहा था कि रोहिंग्या भारत में नहीं रह सकते क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। सरकार को यह खुफिया जानकारी भी मिली है कि कुछ रोहिंग्या आतंकी संगठनों के साथ मिले हुए हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के तहत भी नहीं आता। यूएनएचआरसी की तरफ से ऑथराइज्ड 2 रोहिंग्या शरणार्थियों मोहम्मद सलीमुल्लाह और मोहम्मद शाकिर ने रोहिंग्या मुसलमानों को वापस म्यांमार भेजने की मोदी सरकार की योजना को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करार देते हुए ऐसा न करने की गुहार लगाई है। एआईएमआईएम नेता ओवैसी का कहना है कि अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से सताए भगाए गए हिंदुओं को शरण दे सकता है, 1 लाख तिब्बती लोगों के साथ दलाई लामा की मदद कर सकता है, तो रोहिंग्या मुसलमानों की क्यों नहीं। तो आज हम समझने की कोशिश यही करेंगे कि रोहिंग्या देश के लिए खतरा कैसे। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। रोहिंग्या मुसलमानों का मुस्तकबिल स्याह है, उनका हाल सवालों के घेरे में है। रोहिंग्या मुसलमान जुल्म और तशद्दुद से बचने के लिए पड़ोसी मुल्कों का रुख करने पर मजबूर हो रहे हैं। 1 अरब 34 करोड़ की आबादी वाला मुल्क सिर्फ 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को संभाल कर रखने के मामले में हाथ खड़े कर चुका है। वहीं रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने के हवाले से मरकज ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और इसकी वजह मुल्क की सलामती को खतरा बताया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो ये रिपोर्ट आई है, ये एक अच्छी रिपोर्ट है। इन्हीं ने खुल के कहा है कि वहाँ पे वायलेंस नहीं होना चाहिए और उन दोनों वायलेंस को खंडन किया है। 40,000 रोहिंग्या आ चुके हैं भारत के अंदर और अगर स्थिति वहाँ बिगड़ेगी तो आने वाले समय में और बड़ी संख्या में भी आ सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ भारत का स्टैंड बहुत अच्छा है। भारत का मानना यह है कि वहीं पे इनको बसाया जाए। वहीं अब रोहिंग्या मुसलमानों के ताल्लुक से एमआईएम लीडर असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि मरकजी हुकूमत जिन रिफ्यूजी रोहिंग्या मुसलमानों को दहशतगर्द कहकर मुल्क से बाहर निकालने की बात कह रही है, वो दहशतगर्द नहीं है बल्कि मजबूर है, बेबस है और रिफ्यूजी है और किसी भी रिफ्यूजी को जबरन वापस नहीं भेजा जा सकता। मुसलमान की नजर से मत देखिए, ये रिफ्यूजी है जिनके जिस जगह से जुड़ कर आए हैं, इन पर बहुत जुल्म किया गया और आज भी जुल्म हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हिंद ये 40,000 रोहिंग्या मुसलमान जो दीन के एतबार से मुसलमान है, जो हिंदुस्तान की सरजमीन में आकर पनाह लिए हुए, हिंदुस्तान इनको पनाह देगा। एमआईएम लीडर असदुद्दीन अवैसी के बयान पर बीजेपी लीडर राजा सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि रोहिंग्या मुसलमान दहशतगर्द हैं, हम उन्हें मुल्क से बाहर निकाल कर रहेंगे। रोहिंग्या मुस्लिम्स जो म्यांमार में जो उन्होंने जो कांड किया है और ऐसे रोहिंग्या मुस्लिम्स अगर भारत देश में अगर प्रवेश करते हैं तो ये भारत देश के लिए सुरक्षा के लिए बहुत ही घातक रहेगा। हम इन रोहिंग्या मुसलमानों को भारत देश से खदेड़ देंगे। जो म्यांमार से जो रोहिंग्या मुस्लिम जो भारत देश में प्रवेश करे हैं, इनको भारत देश से निकालना ही मोदी जी का कर्तव्य है। हिंदुस्तान रोहिंग्या मुसलमानों को मुल्क की सलामती के लिए खतरा क्यों बता रहा है? क्या वाकई हिंदुस्तान की सलामती को मुट्ठी भर रोहिंग्या रिफ्यूजियों से खतरा है? रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार के हालात मामूल पर आने तक अपने यहाँ सिर छुपाने की जगह नहीं दे सकता? क्या पड़ोसी मुल्क होने के नाते हिंदुस्तान की ये जिम्मेदारी नहीं बनती? या फिर क्या किसी रिफ्यूजी को उसकी मर्जी के बगैर उसके मुल्क वापस भेजा जा सकता है? इंसानियत के नाते ही सही रोहिंग्या मुसलमानों के मसले को समझना होगा। बेवतनों को सहारा देकर पड़ोसी का हक हिंदुस्तान पहले भी अदा करता रहा है, आज भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। मेरा कौन है तेरे सिवा, मौला तू ही तो है बस मेरा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।
तो रोहिंग्या मुसलमान देश के लिए खतरा कैसे है, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजीव पांडे साहब मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आदिल सिंह साहब जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। यासिर जिलानी साहब जो कि आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं, वो थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन मुस्लिम राब्ता काउंसिल से। डॉक्टर शुरू कमल दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा वखार एज भट्टी साहब भी हमारे साथ जम्मू से मौजूद हैं जो कि रोहिंग्या मुसलमानों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। पहला सवाल राजीव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार के स्टैंड में किसी तरह के बदलाव की कोई उम्मीद है क्या? जिस तरह के सवालात खड़े किए गए हैं, जिस तरह से मानवता का एक ग्राउंड जिसका बार बार हवाला दिया जा रहा है, यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सरकार की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल हुआ है उसमें कोई बदलाव हो सकता है मंडे को, यह कहा जा रहा है। अब कहा गया है कि जो हलफनामा दिया गया उसे होल्ड कर दिया जाए, सरकार कुछ बदलावों के साथ इसे फिर दाखिल करेगी। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए समीर भाई, सरकार क्या करेगी वो तो सरकार अपना सुप्रीम कोर्ट में बताएगी, लेकिन जो विषय है, अगर आप विषय को समझने की कोशिश करें कि सबसे पहली बार रोहिंग्या मुसलमानों के लिए पाकिस्तान में प्रदर्शन हुआ हाफिज सईद के द्वारा 2015 जून में। उसके बाद मुंबई में 2015 में ही ये कनेक्टिविटी है। 2015 में जितने भी बांग्लादेशी जो मुंबई में रहते हैं और जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, उन्होंने आजाद मैदान में महाराष्ट्र पुलिस की औरतों के साथ छेड़छाड़ किया, उन पे हमला किया, जो केस चल रहा है। उसके बाद आप देखिए कि असदुद्दीन अवैसी जैसा डिवीजन करने वाला आदमी उसके समर्थन में है। भारत तेरे टुकड़े होंगे जो गैंग जेएनयू में है, आज खालिद ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। बंगाल में ममता बनर्जी जो डिविसिव फोर्स है, उसने आज रोहिंग्या का समर्थन किया। अगर आप इनको देखें तो देयर इज ए पैटर्न, और ये पैटर्न जो है वो इस देश में रोहिंग्या के द्वारा इस देश के डेमोग्राफी के एरिया को चेंज करने से लेकर के आतंकवाद की घटनाओं को करने के लिए, ये इनके पास जीपीएस नहीं लगा हुआ है कि जहां जहां बॉर्डर है वो वहीं गए। राजीव, ये कश्मीर क्यों नहीं गए? बयान दे रहे हैं। एक मिनट, एकदम पॉलिटिकल स्टेटमेंट है आपका, जिसमें एक बयान के जरिए आपने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को घेरने की कोशिश की। मेरा सवाल बस इतना है कि मेरी बात सुनिए, सुनिए समीर भाई मेरी बात सुनिए। क्या उन तमाम 40,000 लोगों को आतंकवादी माना जा सकता है क्या? और अगर आप ऐसा मान रहे हैं तो किस बिना पर मान रहे हैं? आपको जी समीर भाई एक मिनट दीजिए, एक मिनट। जीपीएस इनके पास लगा हुआ है कि ये जहां राजस्थान बॉर्डर है वहां ये जयपुर चले जाते हैं। जम्मू, ये कश्मीर क्यों नहीं गए? ये कश्मीर क्यों नहीं गए? इनको कश्मीर भेजिए जम्मू से। ये कश्मीर नहीं गए, ये जम्मू के डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, ये जम्मू में जहां पर 20 किलोमीटर पर बॉर्डर है, और जब कभी भारत पाकिस्तान में लड़ाई होगी तो ये लोग पाकिस्तान के समर्थन में झंडा बुलंद करेंगे जम्मू से। इसीलिए इनको जम्मू में बसाया गया, जयपुर में इन्हों बॉर्डर के पास बसाया गया। ये पहुंच गए हैदराबाद, जहां असदुद्दीन ओवैसी जैसा एक व्यक्ति जो इस देश के अहित में सबसे बड़ा झंबरदार है, वहां पहुंच गए। इनके पास जीपीएस लगा हुआ है क्या? आप इसको समझने की कोशिश करिए। ये 40,000 रोहिंग्या मुसलमान ये देश के लिए खतरा है, और सरकार जो स्टैंड लेगी वो सरकार जाने, लेकिन देश की जनता इस 40,0000 लोगों को, इन्होंने म्यांमार में इनकी आबादी बढ़ गई, ठीक है, मतलब पूरी तरह से आपने पॉलिटिकल रंग दे दिया। एक मिनट, पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है ये। 40,000 वो लोग जो हैं उनका ताल्लुक किस आतंकवादी संगठन से है ये आपने नहीं बताया। उनकी समस्या क्या है, उनसे खतरा है तो क्या है, ये नहीं बताया आपने, लेकिन सियासी बयानबाजी कर दी। ठीक है, मैंने वक्त दे दिया आपको। राजीव पांडे साहब, बहुत सारे लोग हैं। आदिल सिंह साहब, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? इन 40,000 लोगों को वापस डिपोर्ट कर देना चाहिए या उन्हें यहां शरण मिलनी चाहिए? देखिए समीर भाई, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, बिकॉज मैं आज आपके दर्शकों को जो इंटरनेशनल लीगल रजीम है और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे मुद्दों पे डिसाइड किया है वो बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, इस पूरे इशू को इंसानियत के दृष्टिकोण से देखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक अंतर्राष्ट्रीय कस्टमरी लॉ का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है
प्रिंसिपल ऑफ नॉन रीफाउलमेंट, ये प्रिंसिपल ये कहता है अगर कोई भी धर्म, कोई भी जाति का व्यक्ति अपने देश में परसिक्यूट हो रहा हो या कोई जेनोसाइड चल रहा हो और वो कोई और देश में आता है, उस देश को, उस व्यक्ति को वापस उस जगह नहीं भेजना चाहिए जहां उसके खिलाफ हिंसा होगी। ये है प्रिंसिपल ऑफ नॉन। अगर वो व्यक्ति अवैध तरीके से आया तो बताना चाहूंगा कि एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ तो भी बिकॉज वो रेफ्यूजी बनते हैं। अगर कोई आदमी हिंसा के कारण अपना देश छोड़ के आ रहा है और जो हिंसा हो रही है जाति के नाम पे हो रही है, मजहब के नाम पे हो रही है, पॉलिटिकल ओपिनियन के नाम पे हो रही है, तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रीफाउलमेंट किक इन कर जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1948 की, इसमें भारत सरकार भी इसकी सिग्नेटरी है। इसका आर्टिकल 14 है, एवरीवन हैज द राइट टू सीक and to enjoy in other countries asylum from persecution। So इसका क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई व्यक्ति रिफ्यूजी है और जो परसिक्यूशन फेस कर रहा है, उसे आपको लीगल प्रोटेक्शन देनी चाहिए जब तक वो अपने देश में वापस नहीं जा सकता। दूसरी बात अब जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक बैंकॉक प्रिंसिपल्स ऑन स्टेटस एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेफ्यूजीज था, ये 24 जून 2001 में साइन किया गया था। इसमें भारत सरकार भी हिस्सेदार थी और ये नई दिल्ली में हुआ था। इसका आर्टिकल 3 ये कहता है, नो वन सीकिंग असाइलम in accordance with these principles shall be subjected to measures such as rejection at the frontier, return or expulsion which would result in his life or freedom being threatened on account of his race, religion, nationality, ethnic origin और political opinion। जो आप कह रहे हैं उसके तहत उसका लबोलुआब मुझे यही लगता है कि हम कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ से बंधे हुए हैं। मुझे ह्यूमन राइट के वायलेशन की जो दलील दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने, आप उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं इतना टाइम नहीं दे सकता मैं आपको। डॉक्टर दत्ता, क्या वाकई ऐसा है? क्या इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आपको दम नजर आता है? हम कहीं ना कहीं क्या बाउंड हैं इस बात के लिए कि हम उन्हें जगह दें, अपने यहां पनाह दें? जहां मेरे कांग्रेस के साथी ने जो 2 क्लॉजेस के बारे में उल्लेख किया है, पहला वाला जो क्लॉज है वो इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस से है, वो कस्टमरी होता है, वो मैंडेटरी नहीं होता है। कस्टमरी लॉज के हिसाब से मैंडेटरी नहीं है वो चीज। वो ट्रेडिशन ये है कि उसको सम्मान किया जाता है और उसको कहीं ना कहीं पे माना जाता है, पर वो मैंडेटरी लीगली नहीं है किसी भी देश के ऊपर। दूसरी बात जहां ये आती है जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस के मतलब इसका मतलब मैं ये निकाल लूं कि मॉरल बाउंडेशन तो है लेकिन लीगल बाउंडेशन नहीं। लीगल बाउंडेशन नहीं है, टेक्निकल बाउंडेशन नहीं है, और मॉरल बाउंडेशन भी आपके ऊपर है, आप उसको मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते। ठीक है। दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस के बारे में जो उन्होंने उल्लेख किया, बैंकॉक पे जो हुआ था और फिर जो नई दिल्ली चैप्टर रहा, उसमें भारत डेफिनेटली शामिल था उस कॉन्फ्रेंस पे, और कहीं ना कहीं पे उस पर एक आम सहमति बनी थी कि पॉलिटिकल असाइलम या फिर आपके सोशल असाइलम या फिर जो सताए गए लोग हैं एथनिसिटी के उस पे या फिर रिलीजन के उस पे या फिर किसी और कारण के चलते, वो किसी भी देश पे पनाह मांग सकता है और वो उस देश के ऊपर है कि वो पनाह देता है या नहीं देता है। तो ये कहीं ना कहीं पे एक इंटरनेशनल क्लॉज है आपके रिफ्यूजीज को लेके। ठीक है, तो वो भारत ने भी माना है उस चीज को। पर एक और इम्पोर्टेंट क्लॉज जो है वो जो संयुक्त राष्ट्र के क्लॉज है आपके रिफ्यूजीज को लेके, जो एक इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है जी, उस अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी का हिस्सेदार भारत नहीं है। तो वो टेक्निकली जो एक यूनिवर्सल जो चार्टर है, मतलब हमारे ऊपर कोई लीगल बाउंडेशन या टेक्निकल बाउंडेशन नहीं। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद, ये जो दलील दी जा रही है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सरकार बार बार कह रही है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि इन लोगों से खतरा हो सकता है देश को, इससे बड़ी बात तो और कोई हो नहीं सकती। फिर इनका साथ देने का क्या मतलब? क्या देश को खतरे में रखते हुए हम इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाएं, ये मांग है क्या? देखिए समीर साहब, बुनियादी तौर पर कोई आदमी किसी खतरे की घंटी को अपने गले में नहीं डालता और न कोई आदमी किसी खतरनाक आदमी के लिए किसी तरह की कोई हिमायत का ऐलान करता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मान लीजिए बिलफर्ज 2, 4, 10 लोगों ने कोई ऐसा जुर्म किया भी होगा, तो क्या उनकी वजह से इन तमाम 40,000 लोगों को मुजरिम मान लिया जाए? एक बात। दूसरी चीज ये है
कि हम म्यांमार के पड़ोसी हैं और हमारी सरहद बहुत लंबा एरिया है जो म्यांमार से मिलता है। हाँ। वहाँ जब आग लगी हुई है, वहाँ लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, वहाँ लोगों पर खुलेआम फायरिंग की जा रही है, उनको मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में कोई आदमी लीगल पेपर और मायदे सारे वो फॉलो कर करके किसी दूसरे मुल्क की सरहदों में घुसेगा या जान बचा करके वो अपना खाना पीना भी छोड़ के भाग जाएगा वहां से? यही हुआ है। ये लोग नंगे भूखे लोग अपने घरों के सामान तक तो लेके आ नहीं सके। क्या आप इनसे ही उम्मीद करते हैं कि इस पोजीशन में कोई आदमी जो है सारे रेगुलेशन और सारे जो है जाब्ते पूरे करके कागजी वो लेके आएगा? ऐसी सूरत में तरीका ये होता है कि जब कहीं इस तरह के हालात पेश आते हैं इमरजेंसी के, तो आदमी भाग करके अपनी जान बचाता है, पड़ोस में जाके पनाह लेता है, फिर वो मुल्क जो है उसकी मदद करता है अखलाकी बुनियाद पर और इंसानी बुनियाद पर, और ये करनी चाहिए हमें। जब हम एक तरफ तो यूएनओ में हम चाहते हैं कि मुस्तकिल सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप हमें मिले, दूसरी तरफ हम इसके लिए भी तैयार नहीं, इतना बड़ा दिल भी हम नहीं रखना चाहते कि हमारे पड़ोस में अगर कुछ लोग, एक देश में कुछ लोग सताए जा रहे हैं और वो जुल्म के मारे हमारे यहाँ आकर के पनाह ले रहे हैं, तो सिर्फ एक धर्म के चश्मा लगा करके हम, चूंकि वो हमारे धर्म को फॉलो नहीं करते जिस धर्म को हम मानने वाले हैं, इसलिए उनको भगा देंगे। तो ये हिंदू मुस्लिम एंगल आप क्यों इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं? हम नहीं ला रहे हैं इसको, तो जो सत्ताधारी तबका है वो ला रहा है। हाँ। जो सत्ताधारी लोग हैं या उनके सपोर्टर्स हैं वो लेके आ रहे हैं। हमने तो शुरू से इस बात को ये कहा कि ये हिंदू हो या मुसलमान हो, वो इंसान है। और हम तो ये बताते हैं आपको समीर साहब के उसमें 200 फैमिली हिंदुओं की भी है जो प्लान करके बांग्लादेश के कैंपों में पड़ी हुई है, और 86 हिंदू मारे गए हैं, और उनकी औरतों बच्चों को मुसलमान अपने साथ हिफाजत के साथ वहां से भगा कर मुहाजरत करके लेके आए हैं। जो 36 फैमिली हिंदुस्तान में भी वहां हिंदुओं को मारा है, रोहिंग्या टेररिस्टों ने हिंदुओं को मारा है। रोहिंग्या कोई टेररिस्ट है ही नहीं, ये वैसा ही झूठ है। समीर साहब मुझे कहने दीजिए, ये वैसा ही सफेद झूठ है जैसे हिंदुस्तान में गौरक्षक के नाम पर सरेआम मुसलमानों का कत्ल किया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि मुसलमान आतंकवादी हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और राजीव पांडे साहब जो आप बात कर रहे हैं वैसी बात तो कहीं नहीं आई है कि रोहिंग्या टेररिस्ट ने वहां हिंदुओं को मारा है। सारा वहां पर जो झगड़ा है वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का है। हिंदूज भी वहां पर माइनॉरिटी हैं, वो भी झेल रहे हैं, उनके भी बहुत सारे घर जलाए गए। अब हिंदूज भी वहां से पलायन कर रहे हैं, शरण मांग रहे हैं भारत से। नहीं समीर साहब, इनमें हिंदू और मुसलमान रोहिंग्याज में बिल्कुल एकता है, एका है उनमें, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। नहीं, कोई एकता नहीं है बांग्लादेश में, आपकी एकता ये आप लोग सफेद झूठ बोलते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है हिंदू वोट बैंक को सामने रख करके इस देश में नफरत की हवा चला रहे हैं। मतलब राजीव पांडे राजनीति साधना चाहते हैं, आप इसे हिंदू मुस्लिम मामला बनाना चाहते हैं पूरी तरह से। अरे हिंदू मुस्लिम इशू आपने बनाया है मौलाना साहब। 33% हिंदू एवोपरेट। नहीं, हमने नहीं बनाया, आप यही कह रहे हैं कि हमने नहीं बनाया, आपने बनाया। बनता जा रहा है हिंदू मुस्लिम इशू। समीर साहब हम तो साफ बता रहे हैं कि ये लोग जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं बना रहे बल्कि इंटरनेशनल बिरादरी के सामने हिंदुस्तान के चेहरे को दागदार कर रहे हैं। हमारी सदियों पुरानी जो रिवायत थी, हम मजलूम को, भूखे को, परेशान को खाना खिलाते थे, कपड़ा देते थे, पनाह देते थे। आज ये उस पर जो है बिल्कुल धक्का बता करके हिंदुस्तान की तस्वीर को मस्त कर रहे हैं, सूरत बिगाड़ रहे हैं हिंदुस्तान की। इंटरनेशल बिरादरी के सामने ये आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का सर को शर्म से झुकाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। वकार भट्टी साहब, सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान जम्मू में पनाह लिए हुए हैं। कहा जा रहा है कि इनकी तादाद तकरीबन 10,000 के करीब है वहां पर जम्मू में। आप जम्मू में ही सोशल वर्क का काम कर रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं और जो बातें लगातार की जा रही हैं कि जो कुछ भी रोहिंग्या मुसलमानों की हिस्ट्री रही 2012 के बाद से म्यांमार में, जो कुछ भी उन्होंने झेला, और उसके बाद रोहिंग्या मुसलमानों के एक तबके ने जिस तरह से लिबरेशन आर्मी वहां पर बना ली, एक तरह से सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी, क्या उनकी खता की सजा सारे मुसलमान रोहिंग्या मुसलमानों को दी जा सकती है क्या, जो कि इंडिया में शरण लिए हुए हैं? आपको क्या लगता है? सर, जहां तक जम्मू के बारे में जानकारी दी जा रही है बीजेपी के थ्रू से या अदर्स किसी पार्टी और पॉलिटिशियन के थ्रू से, ये सरासर गलत है। यहाँ 10,000 नहीं है, तकरीबन मेरे हिसाब से 5-1 हज़ार यहाँ रोहिंग्या मुस्लिम जो यहाँ परिवार रह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ यहाँ कोई ऐसी FIR अभी तक रजिस्टर हुई है जो उन्होंने कोई गैर कानूनी काम यहाँ किया है। मैं भी जम्मू से उसी प्रॉपर जहाँ उनके कैंप है वहीं मेरा घर भी है, वहीं मैं रहता भी हूँ। दूसरा सवाल है कि मैंने जम्मू में नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर भी रोहिंग्या मुसलमानों के लिए हेल्प कर रहा हूँ। 5 तारीख को जंतर मंतर पे एक प्रोटेस्ट भी हमने निकाला था। मैं बीजेपी के जो हमारे सज्जन जी है, मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ
कि आप बार बार दहशतगर्द और आतंकवाद की बात कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आतंकवाद, दहशतगर्द होता क्या है। दहशतगर्द का मतलब होता है दूसरे के दिल में दहशत पैदा करना, चाहे वो गाय वाले, जो गांव रक्षा दल वाले हैं, चाहे बजरंग दल वाले हैं, जिस तरीके से लोगों को पीटते हैं, रास्ते में मारते हैं, उसको भी दहशतगर्द कहते हैं, क्योंकि वो भी दूसरे के दिल में दहशत पैदा करता है। रही रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं, जो यहाँ आए हैं मुसीबत के लिए, हम इनके साथ खड़े हैं, एकदम मुसलमान एंगल लेके नहीं, मुस्लिम है। भाईजान थोड़ा खामोश होकर बात कीजिए, मैं बात करने दीजिए, उसके बाद रिप्लाई मेरा मुझे दे देना, जवाब मुझे दे देना। जहां तक उनके मसला है, जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान यहाँ रोहिंग्या के, बर्मा के मुसलमान यहाँ हैं, हम किसी एंगल से मुस्लिम में हैं या सिख हैं या ईसाई, उस वजह से हम इनका साथ नहीं दे रहे हैं। हम एक इंसानियत के लिए उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि यह कहा जाता था हिंदुस्तान में कि इंसानियत के लिए हिंदुस्तान जाना जाता है और इंसानियत की यहाँ इज्जत होती है। लेकिन मैं आज बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, क्या 1 लाख तिब्बत वाले लोग क्यों नहीं आप बाहर निकालो? अगर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए आप कहते हो कि इनको बाहर निकालो, क्योंकि इसलिए को मुस्लिम है, क्या आप तिब्बती को बाहर निकालोगे? क्या दलाई लामा को बाहर निकालोगे? क्या पाकिस्तान के रिफ्यूजी जो हिंदुस्तान में आ रहे हैं इसलिए कि वो हिंदू हैं, इसलिए उनको रहने की इजाजत दी जाएगी, क्या उनको निकालोगे? क्या बांग्लादेश के, आप बार बार मुस्लिम की बात करते हो, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा हैं, आप हिंदू की बात नहीं करते हो। लेकिन ये डबल राजनीति जैसे आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश। राजीव पांडे जी, इसका जवाब दीजिए। ये वही सवाल है जो आज ओवैसी साहब ने उठाया है। हिंदुस्तान की आवाम से अपील करना चाहते हैं, बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा आपको इसका। मैं जवाब दे रहा हूं, अलग-अलग इन्हें ज्यादा पता है अलग-अलग रवैया कैसे हो सकता है सरकार का। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोग आते हैं तब उन्हें शरण दी जाती है, तिब्बतियों को शरण दी जाती है, रोहिंग्या मुसलमानों कश्मीरी इशू का पंडित का इशू में नहीं। जब कश्मीर इशू के ऊपर बात करेंगे तब आप बात करना, कश्मीर इशू के ऊपर बात नहीं कर रही, मुस्लिम के ऊपर बात कर रहा हूं। आप कश्मीर इशू के ऊपर जवाब दे रहे हो तो जब मर्जी कर लेना मेरे साथ। समीर भाई मैं बता रहा हूं जी, राजीव इशू इज, बोलिए। जो इशू ये है कि इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है, इन्होंने पूरे बांग्लादेश से हिंदुओं को खत्म किया, पाकिस्तान से हिंदुओं को नस्तो नाबूद किया, इस्माइलियों को नस्तो नाबूद किया, अहमदिया को नस्तो नाबूद किया, शियाओं को नस्तो नाबूद कर रहे हैं क्वेटा में। इनका गजवाए हिंद का वहाबी टेररिज्म है, और रोहिंग्या को इसीलिए उन्हीं जगहों पे लगाया गया है जहां पर जाकर के ये फाइनली उस पर एक्शन करेंगे। राजनीति कर रहे हैं, ये जो आप बयान दे रहे हैं ना, यही लोग, ये जो आप इस वक्त बात कर रहे हैं, कोई राजनीति है इसमें, राजनीति के अलावा ये मत शब्द सच्चाई नहीं है। टेररिस्ट के नाम पे आप फिर सच्चाई नहीं है। टेररिस्ट के नाम पे मतलब आप ये कह सकते हैं कि रोहिंग्या मुसलमानों के एक गुट ने गलत तरीका अख्तियार कर लिया, दहशतगर्दी का रास्ता अख्तियार कर लिया। वो बातें तो समझ में आती है राजीव जी, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहरा देना, ये बात समझ में नहीं आती। एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए मुझे, एक छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद हमारे पास ज्यादा वक्त भी रहेगा, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। यासिर जिलानी साहब को भी जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, आरएसएस के। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर। रोहिंग्या मुसलमानों से देश को कैसा खतरा, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव पांडे साहब, मैं चाहूंगा एक छोटा सा जवाब आप दे दें, फिर सेकंड सेगमेंट की मैं शुरुआत करूं। अब जो ये लगातार खबरें आना शुरू हुई है कि भाई जो हिंदू रोहिंग्या हैं वहां पर वो भी पलायन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सरकार का स्टैंड वही होगा जो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए है, या उसमें कोई बदलाव होगा? मैं बताता हूं। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम इश्यू नहीं है, ये नेशनल थ्रेट है। बांग्लादेश भी वही कह रहा है जो भारत की सरकार कह रही है। ये हिंदू मुस्लिम इश्यू से इसको जितने भी मौलाना और जिहादी ताकते हैं इंडिया में, उसको हिंदू मुस्लिम इश्यू बना रहे हैं। ये इश्यू नेशनल इश्यू है, आईबी की रिपोर्ट है। बांग्लादेश भी वही कह रही है जो भारत की सरकार कह रही है। ये लोग, अगर ये सरकार को तय करना है कि देश के हित में क्या डिसीजन लेना है कि कौन थ्रेट है, ये हम टीवी स्टूडियो में बैठ करके, हमारे मौलाना साहब के पास आईबी की रिपोर्ट तो है नहीं, आईबी की रिपोर्ट ना आपके पास है ना हमारे पास है। सरकार उसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में रखेगी हलफनामा। जहां तक बात है कि जो ट्रेंड है हाफिज सईद टू मणिशंकर अय्यर टू सलमान खुर्शीद टू असदुद्दीन ओवैसी एंड टू ममता बनर्जी, ये ट्रेंड देख करके देश की जनता इन लोगों के बारे में सोच सोच कर
खौफ में है कि ये 40,000 लोग पहले अपने 2 साल के भीतर 280% बढ़ गए। आपको एक कन्वेंशन के बारे में पता, आपको इनकी आबादी 280% कैसे? ठीक है, यानी कुल मिलाकर वही स्टैंड रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू रोहिंग्यास और मुस्लिम रोहिंग्यास के लिए सेम स्टैंड रहेगा आपका। बड़ी बात ये है। आदिल सिंह बोपराय, आदिल सिंह बोपराय, आप क्या कम अल्फाजों में मुझे समझा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है रोहिंग्या मुस्लिम पर? सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र को कहूंगा कि ये कट्टरवाद ना दिखाएं। ये एक इंसानियत का मुद्दा है और उसको इंसानियत के दृष्टिकोण से देखिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि वो हिंदू रोहिंग्या हैं या मुसलमान रोहिंग्या हैं, जो भारत सरकार को देखना है कि वो परसिक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जो मुद्दा है, मेन क्राइटेरिया है कि यदि वो परसिक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और यदि अगर हमने उन्हें वापस डिपोर्ट किया, हम उन्हें हिंसा की राह में छोड़ेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, 1996 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है चकमा रिफ्यूजीज की, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफाउलमेंट है, इसे आर्टिकल 21 का हिस्सा मानना चाहिए। ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के उस समय के चीफ जस्टिस का ये फैसला है। सो मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी को कि इसमें मजहब ना लेके आए। यदि हिंदू रोहिंग्या है, मुसलमान रोहिंग्या है, आप इस क्राइटेरिया पे चलिए कि वो परसिक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और ये जो बैंकॉक कन्वेंशन था, जिसका इंडिया ना कि ही होस्ट था पर सिग्नेटरी भी था, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की कन्वेंशन है। सो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा अपने में, मेरा निवेदन है, थोड़ा पढ़ के आए और फिर उसके बाद बयानबाजी करें। ठीक है, यासिर जिलानी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम कायदे कैसे हो सकते हैं। जब आप तिब्बतियों को शरण देते हैं, चकमा शरणार्थियों को शरण देते हैं शेख मुजीबुर रहमान के वक्त, वो भी प्रो पाकिस्तानी थे, जबकि क्लियर कट। इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान से भगाए गए हिंदुओं को शरण देते हैं, तो फिर रोहिंग्या मुसलमानों को क्यों नहीं? ये कैसे हो सकता है कि तस्लीमा नसरीन पीएम की बहन हो लेकिन रोहिंग्या भाई ना हो? समीर साहब, देखिए, मैंने सबको सुना है, तो मुझे आप 2 मिनट कम से कम सुने। मैं बहुत सीरियस बात करता हूं और जो बात कहने जा रहा हूं। देखिए, मैं पहले रोहिंग्या पे मैं मौलाना आबिद साहब की बात का जवाब दूंगा। मैंने बड़ा गौर से सुना था, उन्होंने भारत के बड़े दिल की बात करी थी, भारत की उदारता और भारत की महानता और भारत का बड़ा दिल जो है कल भारत ने दिखाया है। कल जो वहां के शरणार्थी, जो मानवीय संकट बांग्लादेश में आया है, वहां के शरणार्थियों की भार जो उन पे पड़ी है, तो कल ही भारत सरकार ने ऑपरेशन इंसानियत के नाम से एक 53 टन अनाज, खाद्य सामग्री बांग्लादेश में भेजी गई है, जो हमारा विमान परिवहन है उसके द्वारा भेजी गई है, जिसमें हर तरह के खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो चावल हो, दाल हो, गुड़ हो, चीनी हो, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है ना, ठीक है, इसे इंसानियत कहते हैं। बहुत सारे सिख संगठन भी बांग्लादेश में हमारे की सीमा पर ये काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, हर रोज वहां पर 35,000 लोगों के लिए लंगर लगाया जा रहा है। और जो ये भी मैं बता दूं आपको, लेकिन मसला तो ये है ना कि 40,000 लोगों को आप डिपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तरह से मौत के मुंह में डाल रहे हैं उनको। मैं नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में जिस तरह की इस वक्त की हालत है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, कश्मीर से लेके बांग्लादेश में घुसपैठियों ने जिस तरह से आपके सरदर्द की बात कर दी है, लीगल बाउंडेशन की यहां बैठ के लोग बात करते हैं, इन्हें अपने टाइम के वक्त भूल गए क्या हम अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी को अपने सर पे और ताक पे रख के हम बाहर के लोगों को लेके आके अपने सरदर्दी बनाएंगे? किस तरह की सोच आज के राजनीति के लोगों की राजनीति में हो गई है, मुझे बहुत हैरानी होती है। क्या इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, जो भारत के जो लोग रोहिंग्या मुसलमान को खास करके किसी भी तरह से खतरे में कैसे डाला जा सकता है, ये देखिए एक बहुत अहम सवाल है। यासिर, मुझे लगता है इसका जवाब ले लीजिए आप, इसका जवाब ले लीजिए कि देश की सुरक्षा को खतरे में कैसे डाला जा सकता है, जब सरकार साफ तौर पर ऑन रिकॉर्ड ये कह रही कि इंटेलिजेंस इनपुट है, इनसे खतरा हो सकता है। अब आप कैसे अलग करेंगे कि इनसे इससे खतरा है, इससे नहीं है? तो इसका तरीका यही निकाला गया कि भाई सबको डिपोर्ट कर दिया। समीर साहब, बात जरा कड़वी है जी, हालांकि मैं कहना नहीं चाहता है, ऐसे मामले में मैं उस बात को कहना नहीं चाहता। और
हरगिज कोई इंटेलिजेंस की ऐसी इनपुट नहीं हो सकती कि 40,000 लोग जो हिंदुस्तान के लिए खतरा हैं वो रोहिंग्या के मजलूम मुसलमान। हाँ। ये हो सकता है कि उनमें से 10-20 लोग कहीं इस तरह के मामलों में मुलविस पाए गए हों, उनके ताल्लुक से जरूर रिपोर्ट हो सकती है और उनको जेल में डालना चाहिए ना। सरकार कह रही है इंटेलिजेंस इनपुट है, उनको जेल में डालना चाहिए। समीर साहब जी, हर आदमी जो रोटी खाता है अकल इतनी रखता है कि 40,000 मजलूम लोग जिनमें 2 साल के बच्चे भी हैं, 6 महीने के बच्चे भी हैं, बूढ़े औरतें 70, 80, 90 साल के भी हैं, क्या वो लोगों से देश को बात समझ में आती है? सब नहीं हो सकते और अक्सरियत नहीं हो सकते, अक्सरियत उन्हीं की है। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए 10-20 लोगों की वजह से आप इतनी बड़ी कम्युनिटी को, जो मजलूम कम्युनिटी है, जो मौत के मुंह पे खड़ी हुई एक तरह से आग के दुहाने पे, उसको आप ये कह करके आग में नहीं धकेल सकते, ना इंसानी तौर पर धकेल सकते, ना अखलाकी तौर पर धकेल। दूसरी चीज समीर साहब, एक चीज और है, जब हम चीन, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चकमा, हर जगह के शरणार्थियों को तो देने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा दिल है, लेकिन चूंकि ये लोग अक्सरियत मुसलमानों की है इनमें, इसलिए इनके लिए हमारे पास जगह नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिल में बेईमानी नहीं है क्या? डॉक्टर दत्ता, क्या ये रीजन है? दिल में बेईमानी नहीं है क्या? नीयत में खराबी नहीं है क्या? ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है क्या? और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ठीक है मौलाना साहब, डॉक्टर दत्ता 5 सेकंड और दे दीजिए मुझे, 5 सेकंड सिर्फ। मैं चलिए कंप्लीट कर लें। मैं फिर कहना चाहता हूं, वो रोहिंग्या मुसलमानों से मैं कल भी मिल के आया हूं, उनमें से बहुत से लोग रोते हैं और ये कहते हैं कि हमें यहीं पर खड़े करके लाइन से गोली मार दो, हमें आग जला करके उसमें धक्का दे दो, समंदर में डाल दो, लेकिन खुदा के वास्ते हमें दोबारा से फिर उसी अजाब के जहन्नम में मत भेजो। डॉक्टर दत्ता, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट विषय उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि डिबेट पूरा पॉलिटिकल लाइन पे चल रहा है, असली मुद्दे पे हम लोग आ नहीं रहे। बोलिए डॉक्टर दत्ता। 1971 की जब वार हुई थी पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश जब स्थापित हुआ, उस दौरान ईस्ट बंगाल से बहुत सारे रिफ्यूजीज आए थे हम भारत में। वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। लगभग 5 मिलियन के आसपास लोग ईस्ट पाकिस्तान से भारत आए थे। आसाम उसका एक जीता जागता उदाहरण है। आसाम में हुआ है ये सब चीजें, बंगाल में हुआ है। मैं उसी प्रांत से आता हूँ, बचपन से मैं देखा हूँ वहां पे चीजें। धुबरी का उल्लेख करता हूं मैं, ग्वालपारा का उल्लेख करता हूं, कामरूप का उल्लेख करता हूं, दिनाजपुर का उल्लेख करता हूं, मालदा का उल्लेख करता हूं। जी। ऐसे बहुत सारे जगहों पे हिंदू को भी शरण दिया गया था और बांग्लादेशी मुस्लिम्स को भी शरण दिया गया था। तमाम जितने सारे आईएसआई एक्टिविटीज की जो गति बढ़ी है वहां पे, और जिस तरह से सैकड़ों सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जितने लोग पकड़े गए हैं वहां पे, जो ईस्ट बंगाल से जो पलायन करके आए थे, गलती से वही लोग उस पे जिम्मेदार पाए गए हैं। या तो फिर वो आतंकवादी निकले, या तो फिर वो कहीं ना कहीं पे मदद पहुंचाए हैं। ये कहीं ना कहीं पे एक ट्रेंड है पूरे दुनिया भर में। कनाडा में अभी हाल ही में जितने सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, यूएस में जो हुए, सीरिया से जितने सारे रिफ्यूजीज पलायन करके गए थे, वो कहीं ना कहीं पे वल्नरेबल ग्रुप होते हैं वो लोग, क्योंकि आर्थिक रूप से वंचित होते हैं, खाना नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। वो काफी टेम्प्टेड होते हैं ऐसे संगठनों के हाथ में, जो उनको पैसा से लालच देके दहशतगर्दी में तब्दील करते हैं और ह्यूमन बॉम्ब के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो ये वेस्ट में भी ये तमाम चीजें प्रूव हुई है, भारत में भी प्रूव हुआ है। मैं ये कतई नहीं कहता हूं कि पूरे 40,000 रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो है वो आतंकवादी है, पर उनमें से बहुत ऐसे हो सकते हैं जो पोटेंशियल बन सकते हैं आगे जाके, या फिर बहुत ऐसे होंगे जो ऑलरेडी। वकार भट्टी साहब, ये जो बन सकते वाला जो है, मैं कहता हूं कि ये बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के जो आप उस चश्मे से देख रहे हैं ना, आप उस तो ये सारे देश के लिए बन सकते हैं। से देख रहे हैं, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। नहीं, सच्चाई है और हकीकत है, इस तरह से होता है। ये मैं इसमें किसी बिल्कुल नहीं, आपकी कहना खाली सच है। दूसरे लोग अगर दूसरी बात बोले, वो आपकी बातों के हित में नहीं है, तो वो झूठ है। अब सुन लीजिए, का दूसरा पहलू होता है। सुनिए, आसाम में मैं गया हूं और मैं आसाम से हूं। अरे मैं 20 दिन जाके सर्वे करके आया हूं। धुबरी में किस तरह का नलबाड़ी में, धुबरी में, ग्वालपारा में किस तरह से डेमोग्राफिक साहब आप बोल रहे थे, मैं चुप था, आप चुप रह के जरा 5 सेकंड सुनिए। आसाम में
बांग्लादेश से, जब तक देश विभाजित नहीं हुआ था, विभाजन के फौरन बाद भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए, उस वक्त गरीब मजदूरों को आसाम में खेती करने के लिए लोगों को लाया गया, बाकायदा बसाया गया और उन लोगों से मजदूरी और आज भी वो लोग मौजूद हैं। वकार भट्टी साहब, एक मिनट वकार भट्टी साहब, एक मिनट मौलाना साहब, चिल्लाए नहीं, चिल्लाए नहीं। हिंदुस्तान की महवर में आ गए, आप पॉलिटिकली ठीक है, आप हर चीज को हिंदुस्तान की बदल के रखेंगे, आप सर थोड़ा आराम से, बस प्लीज डॉक्टर दत्ता मौलाना साहब प्लीज। वकार भट्टी साहब, जिस खतरे का जिक्र डॉक्टर दत्ता ने किया, क्या आप उसे एकदम सिरे से नकारते हैं? वो भी तब जबकि हम लगातार ये देखते हैं कि हाफिज सईद और जाकिर मूसा जैसे दहशतगर्द जो हैं वो खुलेआम एक तरह से ऑफर दे रहे हैं। वो जान रहे हैं कि वल्नरेबल सिचुएशन है उनके लिए। रोहिंग्यास को कितना सताया गया है और उनमें से जाहिर है बहुत सारे लोग उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो इस खतरे को क्या बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं आप, या इसकी कोई गुंजाइश देखते हैं? जी सर जहां तक गुंजाइश है कि आरएसएस जो बीजेपी एक प्रोपोगंडा कर रही है, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि जब आपके 11 लोग पाकिस्तान के आईएसआईएस के लिए काम करते हुए पकड़े गए, तो क्या वो भी हाफिज सईद की स्पीच में या तकरीर सुन के ही उनके साथ जुड़े? क्या उनको भी अच्छा लगा? शायद इसका जवाब बीजेपी आरएसएस दे। उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो आज सिचुएशन चल रही है, सर मेरी बात पूरे रखने दीजिए ना, प्लीज बात पूरी रखने दीजिए। पहले आप बात रखने दीजिए। आप कहते कुछ हो, करते कुछ हो। आपने हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे आज सिर्फ आपका एक ही काम है कि वोट कैसे लिया जाए, हम नौजवानों को भड़काना है और आग में डालना है। अब रोहिंग्या सर कश्मीर की हमारी वजह से हालत नहीं हुई है, कश्मीर की हालत बीजेपी और पीडीपी की वजह से हालत हुई है। मैं कश्मीर इशू लेने के लिए बैठा नहीं हूं यहाँ। सुनिए मेरे, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। यासिर जिलानी साहब आपका जवाब देंगे। सिचुएशन जहां तक जहां तक जाकिर मूसा है, हम उसको कोई नहीं जानते, ना रोहिंग्या मुसलमान को जाकिर मूसा को जानते हैं। कोई अपना माइंड जवाब आप ही को देना पे रखे। इंसान सुनता है किसी की। जी सर जवाब दे देना मुझे। जहां तक जम्मू की सिचुएशन है, जहां तक रोहिंग्या मुस्लिम की जम्मू की सिचुएशन है, जो आप कह रहे हो कि जाकिर मूसा कौन है, जाकिर मूसा हम नहीं जानते हैं। जाकिर मूसा के बात पे कोई नहीं ना यहाँ चलता है ना कोई चलेगा। रोहिंग्या मुस्लिम जम्मू सिटी में रहते हैं। अभी तक इनका कोई भी ऐसी FIR नहीं है कि जाके इन्होंने कोई गैर कानूनी कोई ऐसा कोई काम किया हो। आज दिन तक एक भी नहीं है, जब तकरीबन 3-4 साल से ये जम्मू में रह रहे हैं। ठीक है, एक शांति, इतने गरीब इंसान हैं कि इनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, और जाके ये क्या करेंगे कि किसी को देश को नुकसान देंगे या जम्मू कश्मीर की स्टेट को नुकसान देंगे। जिनके पास रोटी नहीं हो, जिनके पास खाने के लिए नहीं हो। मैं आज पूछना चाहता हूं हिंदुस्तान के हर उस इंसान से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप लोगों की इंसानियत कहां चली गई? आप एक साइड से हमें जम्मू कश्मीर वालों को कहते हो कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको गले लगाना चाहते हैं। एक साइड आप हम मुसलमान समझ के सिर्फ होनी है, जो 5000 जम्मू में बैठ गए हैं, उससे ज्यादा तिब्बत वाले लोग यहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान के माजरीन बैठे हैं। लेकिन अगर आपको तकलीफ हो गई कि जम्मू में 5000 मुसलमान क्यों बैठ गया, जम्मू सिटी में क्यों बैठ गया, कश्मीर में क्यों नहीं गया, चश्मे से क्यों देख रहे हैं? इससे आप ये क्यों नहीं कह रहे कि वो दूसरे देश के नागरिक हैं? वो दूसरे देश के नागरिक हैं जो अपना मुल्क छोड़ कर आए हैं। आपकी सारी बातों से तो वही चीज समझ में आ रही है। आप जानबूझ के कम्युनल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं मोदी जी वो बात कीजिए। ठीक है, यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी इस बात का जवाब दीजिए, इंसानियत की बात, इस बात का जवाब दीजिए। जो भट्टी साहब कह रहे हैं 5000 लोग जम्मू में हैं रोहिंग्या मुसलमान, उनकी हालत वो बयां कर रहे हैं कि वो कितने मजलूम हैं। वो तो खुद दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, उन्हें आप दहशतगर्द बता रहे हैं, ये कहना है उनका। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग भी देखिए, जो रोहिंग्या में जो दयनीय हालत है, जो वहां की सिचुएशन है, उसका दुख है, हम सबको दुख है। लेकिन आप इंटेलिजेंस की इनपुट है, इंटेलिजेंस ने यह कहा है कि जो लोग वहां रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवाद में मुलविस हो सकते हैं।
उसके बाद भी क्या हम उन्हें फ्री छोड़ सकते हैं? आप बताइए। ये अभी बात कर रहे हैं कि हमारा यासीन या हमारा वो जितने भी आतंकवादी अभी मारे गए, दुजाना या जो दूसरे जाकिर मूसा, उनसे कोई लेना देना नहीं। उनकी जनाजे में 2-2 लाख कश्मीरी इकट्ठे हो जाते हैं। वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं भट्टी साहब? उसका जवाब दे दीजिए। हम तो चाहते हैं कि आप आइए, हम आपको गले लगाएं। आप जोड़ रहे हैं? जिस दिन कश्मीर इशू पे आओगे ना, उस दिन जवाब कश्मीरी जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने और पीडीपी ने आतंकी बट्टी बना दिया है। जम्मू कश्मीर का आज बच्चों के पास स्कूल में जाने के लिए हम लोग, अरे वो दूसरा इशू है ना, दूसरा इशू है। उस मुद्दे पर क्यों जा रहे हैं? बातों में आएंगे। मौलाना साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये साफ तौर पर कहा गया है कि भाई 16,000 14,000 रोहिंग्या मुस्लिम ऐसे हैं जिनके पास बाकायदा यूएनएचआरसी का कार्ड है, जो सारी 16,000 कहीं 14,000 कहीं 16,000, वो भी डिफरेंट डेटा बताया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बाकायदा कार्ड है, रिफ्यूजी कार्ड मिला हुआ है यूएनएचआरसी से, वो सारी फॉर्मेलिटीज करके यहां पर पहुंचे हैं। उनको तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो अवैध तरीके से आया, यानी घुसपैठ करके आया, उसको यहां पर रहने की इजाजत कैसे दी जा सकती? समीर साहब, ऐसा है, वो जो 16,500 लोगों को रिफ्यूजी कार्ड मिला है, वो ऐसा नहीं कि वहां से कार्ड लेके आए, बल्कि यहां आकर के उन्होंने यूएनओ के ऑफिस से वो अपनी एप्लीकेशंस लगाई और वहां से राब्ता करके वो उन्होंने कार्ड हासिल किए हैं। उनके पास दस्तावेज थे, रजिस्ट्रेशन कराया। एक बात मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जहां आप जो है सिक्योरिटी एजेंसियों की और उनकी रिपोर्टों की बात के हो सकता है करके, हम जानते हैं सख्त बात है, लेकिन बहुत कड़ा दिल करके सुननी पड़ेगी। हम देख रहे हैं पिछले 40 बरस से इस मुल्क में सिक्योरिटी की इनपुट के नाम पर और सूत्रों के नाम पर किस तरह की फाइलें बना करके किस तरह से खास लोगों को और खास तबकों को टारगेट किया जा रहा है और उनके खिलाफ अत्याचार और प्रोपेगेंडा किया जाता है। क्या आप भी उसी लाइन में चलना चाहते हैं? आप खुल के इस दुकान को चलाना चाहते हैं? किसी को ये आप जो है अरे वो मजलूम लोग भाई, जो आदमी मौत के मुंह से बच के भाग रहा है, जो अपने कपड़े पहनने के साथ लेके नहीं भाग सक रहा, जो ओढ़ने का कपड़ा, अपने खाने का सामान साथ लेके नहीं भाग सक रहा, आप उसे कहते हैं कि वो आतंकवादी है? शर्म नहीं आती हम लोगों को? इंसानियत के नाम पर धब्बा बन रहे हैं हम लोग। उसमें से कोई क्या हमारा जमीर इतना गिर गया है? अरे क्या बात कर क्या हमें कौन छीन रहा है घर? किसने कहा? अगर किसी पड़ोसी को बीमारी हो जाती है या कोई पड़ोसी किसी तरह का जो है परेशान हो जाता है, भुखमरी आ जाती है, हम उसको खाना नहीं देंगे? हम उसको इलाज के लिए कोशिश नहीं करेंगे? अगर कोई पड़ोसी आपस में लड़के मरने लगते हैं, क्या हम उसको छुड़ाएंगे नहीं? क्या इतनी भी इंसानियत नहीं रही हमारे पास? राजीव पांडे, हिंदुस्तान दुनिया को सबक पढ़ाने वाले कि भाई इंसानियत पे चलने वाले किस उसमें जा रहे हैं भाई? ठीक है राजीव पांडे जी, मानवता का जो ग्राउंड है, क्या उससे बिल्कुल खारिज कर दिया जाए? क्योंकि आप जब ये फैसला लेते हैं कि डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उन्हें वापस भेज दिया जाएगा, देखिए सवाल घूम फिर के वही है कि क्या इन 40,000 लोगों को मौत के मुंह में जाने दिया जाए? समीर भाई, इशू ये है कि जो मानवता के देश में आए, वो चाहे पारसी हो, जू है, बौद्धिस्ट है, उनको हमने गले लगाया, हमने अहमदिया को गले लगाया। लेकिन ये लोग जो हैं, ये एक एजेंडे के तहत आ रहे हैं। ये लोग हाफिज सईद ने 2015 में पहले ये बात कही, उसके बाद मुसलमान को नहीं रहने देंगे, सेटल हुआ, किसी को गले लगाएंगे, लेकिन अगर मुसलमान होगा तो भगाएंगे वापस। लेकिन मौलाना साहब वो कह तो रहे हैं कि हिंदू रोहिंग्या के साथ जो उनका स्टैंड नहीं रहेगा, ये हिंदू मुसलमान क्यों बना रहे हैं? हम कहते हैं हिंदू के साथ ही क्यों रहेगा आपका स्टैंड? का विषय है, जब हमने पहले कभी ऐसा स्टैंड नहीं रखा तो क्यों रखेंगे आप ऐसा? वो 200 फैमिली जो हिंदुओं की वहां से निकल के आई है, उनको हम मौत के हवाले कर देंगे? आदिल सिंह साहब, इस बात का जवाब दीजिए। साफ तौर पर कह रहे हैं इंटेलिजेंस इनपुट है, खतरा हो सकता है, उसके बाद भी कैसे रखा जाए? हालांकि ये नहीं पता है कि 40,000 में से कौन दहशतगर्द हो सकता है, कौन नहीं है। फिर भी क्या होना चाहिए? ठीक है, होना क्या चाहिए आपके हिसाब से? आदिल सिंह साहब क्लियरली बताइएगा, स्टैंड लीजिएगा। समीर साहब, समीर साहब, ऐसे ये अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे इशू पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो जिनका भी एक कंसर्न महकमा है, उन्हें केस बाय केस एनालिसिस करना चाहिए। ये कहना कि 40,000 एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ये सही नहीं हो सकता। केस बाय केस एनालिसिस करिए, अगर किसी के लिंक्स निकलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, जिनके खिलाफ नहीं निकलता कुछ, उन्हें जब तक वो वापस नहीं जा सकते उन्हें आप प्रोटेक्शन दीजिए। इंसानियत यही कहे। भारत सरकार को देखना है कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन गलत है।
समीर साहब केस बाय केस एनालिसिस करिए, ये जरूरी है। एक बात समीर साहब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना आवश्यक है। प्लीज थोड़ा सा खामोश रहिए आप। बांग्लादेश से जितने 2 करोड़ के आसपास जो भारत सरकार की हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट के पास कि 2 करोड़ के आसपास इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से जो भारत में रह रहे हैं पिछले 20, 25, 30 साल में से। इनमें से आप अगर टेरर की ग्राफ अगर आप उठा के देखेंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज की ग्राफ अगर उठा के देखेंगे, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, लुधियाना हो, कहीं पर भी हो, मैक्सिमम जो पकड़े जाते हैं। एक सेकंड नहीं, बोलने दीजिएगा मुझे, बोलने दीजिए। आप बीच में क्यों इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिएगा। ड्रग पेडलर्स इसी तरह से झूठ को आपकी चिल्लाने से झूठ हो जाएगा। आपके चिल्लाने से सच झूठ नहीं होगा, झूठ सच नहीं होगा। ड्रग पेडलर्स जितने हैं, स्मगलर्स जितने हैं, आतंकवादी जितने सारे हैं, क्रिमिनल जितने सारे हैं, पेटी थेफ्ट जितने सारे हैं, ये सब के सब बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। हम लोग दूसरा ऐसा खतरा पैदा नहीं कर सकते। ऑलरेडी बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी झेल रहे हैं बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट से दूसरा खतरा हम लोग पैदा नहीं कर सकते। उससे पर थोड़ा काबू रख सकते हैं, उससे पर ये चिल्ला रहे हैं ना, जिसको मुझे मजबूरी में चिल्ला के बोलना। राजीव पांडे जी चिल्ला के बोलना पड़ रहा है। एक मिनट मुझे तो सुन लीजिए। झूठ को सच साबित करना चाह रहे हैं। बंद कर दूं प्रोग्राम खत्म कर दूं। ये झूठ को सच के हिसाब से साबित करना चाह रहे हैं। लड़ क्यों रहे हैं आप लोग? प्रोग्राम खत्म कर दूं क्या मैं? राजीव पांडे जी 10 सेकंड है आपके पास, मुझे पता है आपको कहीं जाना भी है। आखिरी सवाल में आपसे, जिस सवाल जो अहम सवाल उठाया आदिल साहब ने, क्या चेकिंग हो सकती है? ये मुमकिन है कि 40,000 लोगों में आप इन्वेस्टिगेशन करें, कौन सही है कौन गलत पता लगाएं, गलत को भेज दें, सही को रखें, मुमकिन है? ये तो सरकार तय करेगी। स्क्रीनिंग 40,000 लोगों की स्क्रीनिंग पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी ये अनाथालय नहीं है, ये रिलीजियस प्रोसिक्यूशन से जो लोग आते हैं, इनको मौलाना साहब को बोलिए कि इनको सेफ रूट देकर के पाकिस्तान भेज दे, नहीं तो सऊदी अरेबिया ले जाए। इनके तो कनेक्शंस है ना पूरे फॉरेन में। ये 40 कंट्री में इनको धीरे से लेकर के जाकर के उनको बसा दे। ये हमारी आबादी वैसे ही बिरयानी खाने आप जाते हैं वहां पे, बिल्कुल है। 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ में हम कहां से लोगों को लाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। बांग्लादेश जाइए, 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोगों की आबादी है। तो मेरा यह मानना है कि सरकार इस पर एप्रोप्रिएट स्टेप लेगी और आईबी के रिपोर्ट के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा फाइल करेगी और जो भी देश हित में होगा। वक्त खत्म हो गया। एक जुमला मुझे बोलने दीजिए। मैं कल एक रोहिंग्या कैंप में जाके आया था इस डिबेट के चक्कर में, सुन लीजिए। वहां पर वो लोग रो करके ये बात कह रहे हैं कि हमें गोली मार दो, समंदर में फेंक दो, आग में जला दो जिंदा को, लेकिन हमें वहां मौत के मुंह में दोबारा मत डालो। हमारी इंसानियत इतनी बहुत शुक्रिया। वो इंसानियत का सवाल है, वो लगातार उठता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो सरकार का क्या स्टैंड होगा मंडे को, ये क्लियरली और पता चल जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर इंसानियत का सवाल लगातार बना हुआ है और साथ ही साथ खतरे का सवाल जिसकी ओर इशारा किया है सरकार ने, वो भी बड़ा अहम सवाल है। क्या उसको पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया। कल एक मंडे को एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ईटीवी उर्दू।